तो जो लास्ट टाइम पे हमने इसमें पढ़ा था वो क्या पढ़ते हैं क्लास में, 1853 का चार्टर एक्ट जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। अब देखिए अभी तक जितने भी अधिनियम आए उनको हम क्या कहते थे, चार्टर कहते थे। चार्टर मतलब क्या हो गया, आपका अधिकार हो गया। यानी कि जो ब्रिटिश संसद थी वो कंपनी को अधिकार दे रही थी। तो बाकी जितने भी चार्टर एक्ट आए वहां पर कंपनी का जो एकाधिकार या कार्यकाल जो बढ़ा रहे थे 20-20 साल के लिए बढ़ा रहे थे। लेकिन अब थोड़ा उनको एहसास भी हो गया था कि शायद अब कंपनी का शासन बहुत जल्दी समाप्त होने वाला है, क्योंकि शोषण बहुत ज्यादा हो गया था। तो इसलिए जो 1853 का चार्टर आया तो इसमें कंपनी का कार्यकाल का कोई जिक्र ही नहीं किया गया था। यानी कि हम कह सकते हैं कि संसद का आभास हो गया था उन लोगों को कि हाँ भाई कंपनी अभी कभी भी समाप्त हो सकती है। और हुआ भी ऐसा ही, 1857 की क्रांति हो जाती है। अब 1857 की क्रांति के बहुत सारे कारण थे, ठीक है। 1857 की क्रांति हो जाती है, यानी कि 1857 की क्रांति के बहुत सारे कारण रहते हैं, ठीक है। उसमें एक कारण जो अंग्रेजों ने पहले भी डिसाइड किया था क्या, कि भारतीय लोगों को भी विधायी शक्तियां या कानून बनाने में सम्मिलित किया जाए। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उससे क्या होता है कि भैया आपके बीच से अगर कोई व्यक्ति कहाँ है, विधानसभा में है, तो जाहिर सी बात है कि आपका जो भी विरोध होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि अब आपके बीच का आदमी है। उससे क्या होगा कि अब जो भी शोषण होगा तो आपका गुस्सा उसी व्यक्ति पे निकलता है। जैसे प्रधान देखे होंगे आपने, ज्यादातर वही पीटते हैं, क्यों, लोगों को लगता है यही ये शोषण कर रहा है। लेकिन एक्चुअल रीजन क्या है, शोषण या फिर जो कानून बना है वो सुप्रीम पावर ने बनाया है, लेकिन लोगों को गुस्सा उसी व्यक्ति पे निकल गया तो ऊपर तक वो गुस्सा पहुंचता ही नहीं है। तो इसलिए कंपनी के साथ क्या हुआ कि यहाँ पे लोगों को लगा कि ये अंग्रेजी से हमारा शोषण कर रहे हैं, तो सीधा अंग्रेजों के खिलाफ ही उन्होंने क्या कर दिया, आंदोलन छेड़ दिया। जैसे ही 1857 की क्रांति होती है तो ब्रिटिश संसद को मौका भी लग जाता है, तो वो कहते हैं कि अब कंपनी तुम्हारी बस की शासन चलाना है नहीं, तो अब भारतीय क्षेत्र का जो शासन है वो अब हम अपने हाथों में ले लेते हैं और अब तुम सिर्फ व्यापार ही करो। यानी कि अभी तक जो नियम आए थे चार्टर एक्ट, यानी कि वो कंपनी को क्या दे रहे हैं, अधिकार दे रहे हैं, वो अपना काम कर रही है, लेकिन अब कंपनी को ही रास्ते से हटा दिया। अब भारत जो क्षेत्र था डायरेक्टली किसके अधीन हो गया, सरकार के, ब्रिटिश संसद के अधीन हो जाता है। यानी कि अब भारत ब्रिटिश का एक हिस्सा हो गया, क्षेत्र हो गया। तो अब क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई घर है, वो घर किसी व्यक्ति का है और आपने उस व्यक्ति से घर खरीद लिया, तो जाहिर सी बात है जो सबसे पहला आप काम करोगे उस घर के कागजात अपने नाम पे करवाओगे, जो फॉर्मेलिटी वगैरह वो करवाओगे। ऐसा नहीं कि पहले दिन जाके हम क्या क्या काम वहां करेंगे, वो शुरुआती स्तर पे नहीं होता है। जब आपने घर अपने नाम करवा लिया है, प्रॉपर्टी के कागज अपने नाम करवा लिए, तभी तो सोचोगे कि हाँ भाई कौन सा चीज हम घर में रखें, कौन सी चीज लाएं, ये चीजें बात की है ना। तो अब क्या हो रहा है कि ब्रिटिश संसद कंपनी से शासन अपने हाथों में ले रही है, तो सबसे पहले वही प्रबंध करेगी कि अब हम भारत पर क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे, तो हम किस तरीके से करेंगे। यानी कि सबसे पहले फॉर्मेलिटी पूरी हुई और इसके लिए एक अधिनियम आता है 1858 का, भारत परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट 1858 का भारत परिषद अधिनियम कब आता है, 1858 में। यानी कि वही स्थिति, आपने अभी घर लिया और अभी आप कागजात अपने नाम करा रहे हो, यानी कि चीजों को अपने नाम पे कर रही है कंपनी। मतलब 1858 को जो एक्ट आएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंपनी का शासन खत्म हो जाएगा और भारत अब सीधा किसके अधीन हो जाएगा, ब्रिटिश संसद के अधीन हो जाएगा। तो ब्रिटिश संसद पहले से ही कंपनी पर लगातार क्या कर रही थी, नियंत्रण करने की कोशिश कर रही थी, और नियंत्रण करने के लिए उसने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का गठन किया था। इसके अलावा बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन भी किया जाता है 1784 में। इसका गठन किया किस लिए था, कंपनी पर नियंत्रण के लिए। अब क्या कंपनी रही, कंपनी का अधिकार हट गया भारत से, तो अब इनकी भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसलिए तो बनाए थे कंपनी पर नियंत्रण कर सके। इसलिए वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, सबसे पहला ये काम हुआ। दूसरा 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति में लोगों ने अपना नेता चुना, किसको, बहादुर शाह जफर, यानी कि मुगल सम्राट को। यानी कि
मुगलों को ही सबसे बड़ी शक्ति माना जाता था कि यही सम्राट हैं यहाँ के। लेकिन संसद ने कहा कि अब तो ये हमारा हिस्सा है, यानी कि अब भारत में कोई अगर राजा हो तो भारत सरकार यही तो बोलेगी लोकतंत्र है, सब तो हमारे अधीन है, राजा किस बात का। तो इसलिए अब उन्होंने बोला सुप्रीम शक्ति हम है, तो राजा की तो कोई मान्यता ही नहीं है। इसलिए मुगल सम्राट का पद भी क्या कर दिया, मुगल सम्राट का पद क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। नेक्स्ट कि अभी तक तो इनके माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण किया जा रहा था, आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंट्रोल किया जा रहा था। लेकिन अब भारत में कार्यक्रम कैसे होगा, कौन व्यक्ति करेगा, तो देखो सरकार अपने मंत्री चुनती है, 19 के माध्यम से कार्य करवाती है। तो संसद का एक प्रतिनिधि यहाँ पर भी है, तो संसद की तरफ से एक व्यक्ति यहाँ पे भी होगा जो सारा कार्यभार देखेगा, और उसको क्या कहा गया, भारत का सचिव कहा गया। क्या कहा गया, भारत का सचिव, यानी कि एक नया पद सर्जित हुआ, भारत का सचिव। ये ब्रिटिश संसद का व्यक्ति होता है, भारत का सचिव, ठीक है। और भारत के सचिव बनने वाले जो पहले व्यक्ति थे उनका नाम क्या रहता है, चार्ल्स वुड। ये भारत के पहले सचिव रहते हैं, ठीक है। अब मंत्री के साथ पूरी टीम होती है काम करने के लिए, तो भारत के सचिव काम कर पाए तो उनके साथ एक समिति बनाई गई, 15 सदस्यों की समिति बना देते हैं इनके साथ, ठीक है। तो 15 सदस्यीय समिति बना दी गई इसमें, जिसमें से उन्होंने बोला कि आधे लोग ऐसे होने चाहिए जिनको कम से कम भारत में 10 सालों का अनुभव हो काम करने का, ताकि अच्छे से वो वहां पे कार्यक्रम का विस्तार कर सके। भाई कानून बनाना है किसी क्षेत्र के लिए, जाहिर सी बात है उस क्षेत्र का आइडिया होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट कि अब भारत, अब जो ब्रिटिशों का सबसे बड़ा सम्राट है, मेन राजा है ना, संसद भी वहां है और राजा भी वहां, वहां राष्ट्रपति नहीं है, वहां राजा है, उसके अधीन ही भारत का क्षेत्र भी है। अब राजा होता है, उसके अधीन बहुत सारी रियासतें होती है, तो उसके अधीन बहुत छोटे छोटे राजा होते हैं। वैसे ही ब्रिटिश सम्राट के अधीन भारत का क्षेत्र है, तो वो भी तो अपना कोई सामंत या कोई प्रतिनिधि बनाएगा किसी को। तो अभी तक यहाँ पे कंपनी थी, कंपनी का जो सुप्रीम होता था वो था गवर्नर जनरल, यानी कि वो पावरफुल है, सुप्रीम है। लेकिन अब यहाँ पर जो काम चलेगा वो एक तो बना दिया सचिव का पद, सचिव अपनी समिति के साथ चलाएगा, और एक क्राउन का प्रतिनिधि, यानी कि ब्रिटिशों का प्रतिनिधि यहाँ पे होगा। तो अब जाहिर सी बात है, पहले एक व्यक्ति गवर्नर जनरल है तो स्वतंत्र है, तो अधिकार ज्यादा है। अब वही व्यक्ति ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि हो गया। अब आप अगर किसी के प्रतिनिधि हैं तो आप किसी के अधीन काम कर रहे हैं, कल तक स्वतंत्र थे, आज अधीन है, तो जाहिर सी बात है आपका पद और पद की पावर चेंज होती है। तो पद की पावर चेंज होगी तो पद का नाम भी चेंज होगा, यानी कि भारत का गवर्नर जनरल का नाम चेंज हो गया, तो द वाइसराय ऑफ इंडिया, यानी कि नॉर्मल लैंग्वेज में क्या कहा जाने लगा, वाइसराय। तो वाइसराय क्या था, क्राउन का प्रतिनिधि था। वाइसराय कौन रहता है, क्राउन का प्रतिनिधि रहता है, और भारत का वाइसराय। देखो क्वेश्चन बनता है 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन रहता है, तो कैनिंग थे, तो कंपनी के गवर्नर जनरल थे, तो उन्हीं को ही क्या बना दिया गया, वाइसराय। तो पहले वाइसराय कौन बनते हैं हमारे, कैनिंग बनते हैं। तो अभी देखो भारत के लिए कोई कानून नहीं बन रहे हैं, अब यहाँ का कार्यक्रम कैसे कैसे चलेगा, किन किन चीजों को हटाना है, किन किन चीजों को रखना है, पहले ये सारी चीजें हुई। इसलिए 1858 का एक्ट आता है। ये एक्ट मुख्यतः किस पर डिपेंड था, भारत कंपनी के अधीन ना होकर अब किसके अधीन चले गया, ब्रिटिश संसद के अधीन चले गया। कौन कौन चलाएंगे, अब ये लोग चलाएंगे, सचिव और वाइसराय चलाएंगे, ठीक है। ये सारी चीजें हुई। अब यानी कि एक तरीके से एक प्रधानमंत्री हुआ। अब प्रधानमंत्री किस तरीके से कार्य करवाएगा अपने क्षेत्र में, ठीक है। अब यानी कि अब यहाँ पर अभी तक कंपनी है, कंपनी में तो कोई ऐसा चुनाव उनाव नहीं होता, लेकिन जो सरकार है चुनाव होती है, और सरकार का काम करने का तरीका भी अलग होता है। अब सरकार में एक ही व्यक्ति प्रधानमंत्री चुन रहे, यानी कि सारे मंत्रियों में वो प्रधान है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि सारी चीजें अपने पास ही रख लेगा। वो क्या करता है, कामों का बंटवारा करता है, ताकि कामों को जितना ज्यादा बंटवारा होगा काम आसानी से हो सकता है। उसका काम क्या है, सबको हैंडल करना, मैनेज करना। इसलिए अब मंत्रिमंडलीय प्रसार शुरू होता है भारत में।
इसलिए आता है आपका 1861 का भारत परिषद अधिनियम। यानी कि इसके बाद क्या आ गया आपका 1861 का भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम 1861। पहले तो ये क्लियर हुआ कि कौन कौन लोग होंगे, अब वो लोग कैसे कैसे काम करेंगे। यानी कि भारत की सरकार बनना प्रारंभ होता है 1860 के दौर से। ठीक है, अब सरकार में क्या क्या चीजें हुई। देखो, जब सरकार होती है तो शक्तियों का बंटवारा होता है, शक्तियां केंद्रीकृत नहीं हो जाएंगी, क्योंकि जितना काम आप बांटोगे उतना काम आसानी से होगा। अब जब हमने 1833 का चार्टर एक्ट पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि जो 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, बंबई और मद्रास, यही पढ़ी थी हमने 3 प्रेसिडेंसियां। इन दोनों प्रेसिडेंसियों को किसके अधीन कर दिया था? बंगाल के। इनकी विधायी शक्तियां, सारी शक्तियां किसको सौंप दी गई थी? इस एक्ट में मंत्रिमंडल का विस्तार होता है। अब विस्तार हो रहा है तो विस्तार का मतलब क्या? फैलना। तो यानी कि शक्तियों को बांटेंगे। तो इसमें क्या होता है? विकेंद्रीकरण अपनाया जाता है। इसका मतलब बंबई और मद्रास को उनकी विधायी शक्तियां वापस लौटा दी जाती। यानी कि विकेंद्रीकरण कब किया गया, या इनको इनकी विधायी शक्तियां कब लौटाई गई थी? 1861 के एक्ट में अब लौटाई थी। ठीक है, अब क्वेश्चन बनेगा, बंबई और मद्रास की विधायी शक्तियां किस एक्ट के तहत ले ली गई थी या बंगाल के अधीन की गई थी? 1833 का चार्टर एक्ट होता, और उनको वापस कब मिल गई थी? 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत ये सारी चीजें हो गई थी। ठीक है, एक काम तो ये किया गया। दूसरा, अब देखो, मंत्रिमंडल बनेगा तो विभाग बटेंगे। विभाग, सारे विभाग प्रधानमंत्री जी अपने पास नहीं रखते हैं, बांटे जाते हैं। संविभागीय प्रणाली है, जो कहते हैं ना, ये पोर्टफोलियो संभाल रहे हैं, उसको पोर्टफोलियो कहा जाता है कि भैया आप क्या कर रहे हो? विभागों को सबको बांट रहे हो। तो अब अगर मंत्रिमंडल बनेगा तो जो कोई विभाग संभालता है उसी को तो हम मंत्री कहते हैं। सारे सांसद तो मंत्री नहीं होते हैं। मंत्री कौन होगा? जो किसी विभाग को संभाल रहा है। ये परिवहन मंत्री है, ये कानून मंत्री है, ये रक्षा मंत्री है। विभागों का बंटवारा होता है ना। तो अब एक्चुअल में क्या था? इस विभागीय प्रणाली, यानी कि संविभागीय प्रणाली, या फिर इसको क्या कहते हैं? पोर्टफोलियो सिस्टम। पोर्टफोलियो सिस्टम, इसकी शुरुआत, अब देखो यहाँ पे वायसराय कौन है? कैनिंग है, यानी कि सबसे बड़ा नेता जो कह रहे हैं हम, जिसको यही संभाल रहा है, सारी चीजें मैनेज यही कर रहा है। अब देखो संविभागीय प्रणाली, अब इस चीज को थोड़ा सा बारीक से समझिए। या अब कैनिंग ने ये पोर्टफोलियो या संविभागीय प्रणाली 1859 में शुरू कर दी थी। 1858 का एक्ट आया था, उसके बाद ये सब लोग नियुक्त हो गए थे। संविभागीय प्रणाली कौन शुरू करता है? 1800। अब एक होता है कि मान लीजिए कोई घटना घटी, अब घटना के बाद लोगों ने बोला भाई अब ये काम यहाँ पे नहीं होगा, तो काम डर के कारण नहीं हो रहा है। कुछ टाइम बाद सरकार क्या करती है? उस चीज पर कानून बना देती। तो ये हो सकता है कि घटना ना होने का कारण और उस पर कानून बनना दोनों अलग अलग चीजें हो सकती हैं। तो संविभागीय प्रणाली यानी कि आपका मंत्रिमंडल का विस्तार करना, ये आपका कौन? कैनिंग शुरू कर देता है 1859 में। लेकिन इसको मान्यता मिलती है कौन से एक्ट में? 1861 के एक्ट में। इसलिए क्वेश्चन बनता है कि संविभागीय प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के तहत हुई। लेकिन कभी सन पूछ ले तो आप 1859 याद रखिएगा, कैनिंग ने इसको शुरू कर दिया था। यानी कि जैसे हमारे यहाँ सुप्रीम होता है ना, प्रथम व्यक्ति किसको कहते हैं? राष्ट्रपति को कहते हैं। वैसे यहाँ पे कौन है? कैनिंग वायसराय हैं जो हमारे। अब देखिए होता क्या है कि आपके पास सरकार है, सरकार तो चुनी जाती है, अब सरकार का काम ही है कानून बनाना। लेकिन इन केस मान लो कभी सरकार सदन में नहीं है, सरकार गिर रखी है या चुनाव नहीं हुए हैं, अब ऐसे टाइम पर कोई कानून बनाने की जरूरत पड़ जाए, होता है कभी भी जरूरत पड़ सकती है कोई नया कानून बनाने की। लेकिन कानून बनाने का काम किसका है? सरकार का है। सरकार सदन में है नहीं, ऐसी कंडीशन में क्या किया जाए? ऐसी कंडीशन में हमारे राष्ट्रपति के पास एक पावर होती है, वो कानून बना सकता है। तो उसे कहा जाता है ऑर्डिनेंस, यानी कि अध्यादेश कहा जाता है। राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 123 में ये पावर है। यही पावर यहाँ पर वायसराय को दी गई कि आप अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो समझ गए अध्यादेश कौन जारी कर सकता है? मुखिया जो होगा,
ठीक है, कानून वो भी बन रहा है, लेकिन एक अधिनियम होता है वो सरकार बनाती है, राष्ट्रपति जो बनाएगा वो क्या होता है, अध्यादेश होता है, जिसका टाइम पीरियड 6 महीने का होता है। यानी कि वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके तहत मिल गई? एक चीज ये होती है पोर्टफोलियो सिस्टम, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, और बंबई और मद्रास की शक्तियों का विकेंद्रीकरण, यानी कि उनको उनकी शक्तियां वापस लौटा दी गई। तीसरी चीज जो गलती उन्होंने 1853 में कर दी थी, क्योंकि वहां ये बात उठी थी कि भारतीयों को भी कानून बनाने में सहयोग करना चाहिए, यानी कि उन लोगों को भी लाना शुरू करो विधान परिषदों में, उससे विरोध कम होगा। उसी वजह से क्या हुआ था, 1857 क्रांति हुई थी, क्योंकि उन्होंने भारतीयों को सम्मिलित नहीं किया। लेकिन यहाँ पर अब उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, कुछ लोगों को, कुछ भारतीय लोगों को भी सम्मिलित करना शुरू करो, यानी कि जिन्हें कहा गया गैर सरकारी सदस्य, एक तरीके से ये समझो संविदा वाले। यानी कि यहाँ पर भारतीयों को विधान परिषद में सम्मिलित करने की शुरुआत हो गई। अब जाहिर सी बात है कि भैया आप सरकार बना रहे हो, आपको अपने आसपास या अपने विभागों को सौंपना है किसी ऐसे व्यक्ति को। जाहिर सी बात है आप किस व्यक्ति को सौंपना पसंद करोगे? जो आपकी बात मानता हो, आपका सहयोग करता हो। अपने दुश्मन को नहीं सौंपोगे। तो यहां पर हुआ क्या कि गवर्नर जो आपका वाइसराय है, वाइसराय कौन है? कैनिंग है। कैनिंग ने यहाँ पर बोला तो था कि 6 से कम 6 या 12 लोग होने चाहिए, विधान परिषद में विस्तार करो, लेकिन उन्होंने 3 लोगों को मनोनीत किया विधान परिषद में। वाइसराय ने 3 लोगों को मनोनीत किया, जिसमें एक रहते हैं आपके सर दिनकर राव, एक रहते हैं आपके बनारस के राजा, और एक रहते हैं आपके पटियाला के महाराजा। तो इनको मनोनीत, जैसे राष्ट्रपति कर सकते हैं ना मनोनीत आपके किसमें, राज्यसभा में 12 लोगों को, वैसे यहां पर भी पावर दी गई कि आप भी भारतीय को मनोनीत किया रहे हो। यानी कि विधान परिषद में या लोगों को क्या किया गया, मनोनीत होने का पावर दी गई थी किसको? वाइसराय को। तो वाइसराय ने यहाँ पे इन तीनों को क्या कर दिया था? मनोनीत किया था। दूसरा, अब चीजें क्या है, अब हम पढ़ते हैं कि एक सरकार तो है भारत की। अब हमने शक्ति का बंटवारा कैसे किया? इतने राज्य हैं, 28 राज्यों में क्या है? विधानसभाएं हैं। जितनी ज्यादा विधानसभाएं होंगी उतना लोगों को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। अब एक भारत सरकार है और कोई एक राज्य में विधान परिषद है, तो जाहिर सी बात है कि भाई कम लोगों को नेता बनने का मौका मिलेगा। कम लोग नेता बनेंगे तो विरोध थोड़ा सा ज्यादा होने की संभावनाएं हैं। अब ऐसे में क्या है कि भैया यहाँ पर क्या कर दिया, अब जैसे बड़े बड़े राज्य हैं वहां विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी होती है। क्यों? क्योंकि ज्यादा लोगों को मौका मिल सके। हमारे यहाँ छोटा राज्य है तो इसलिए विधानसभा ही से काम चलता है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला फटाफट विधान परिषदों का गठन करो। तो सबसे पहले कलकत्ता में विधान परिषद का गठन किया गया था 1862 में, फिर पंजाब में होता है 67 में, और संयुक्त प्रांत में, और लास्ट में आते आते 1897 में 2-3 विधान परिषद ही बन पाती हैं, ज्यादा अभी नहीं बन पाई। ठीक है, तो यहाँ पर 2-4 चीजों के लिए ये भारत परिषद अधिनियम फेमस हुआ। दूसरी एक और चीज कही, जो वाइसराय की कार्यकारी परिषद हुआ करती थी, उसमें कितने सदस्य थे? 4। हमने पढ़ा था 33 में कि आपका चौथा सदस्य कौन शामिल किया था? लॉर्ड मैकाले। यहाँ पर कार्यकारी परिषद में कितने लोग हो गए? 5 लोग हो गए, 5 लोग। ठीक है, कार्यकारी परिषद में कितने लोग सम्मिलित हो गए? 5 लोगों की कार्यकारी परिषद बना दी गई। तो इस वजह से आपका 1861 का अधिनियम, यानी कि अब यहाँ पर मंत्रिमंडल कैसे कैसे काम करेगा, ये शुरुआत हो गई। तो तब यही अधिनियम आपका चलता रहा। ठीक है, लेकिन कुछ टाइम बाद एक समस्या हो गई ब्रिटिशों के लिए। वो समस्या थी कांग्रेस। ठीक है, वो समस्या क्या रहती है? कांग्रेस। कांग्रेस का गठन कब होता है? 1883 में। अब उनको सच में नहीं पता था कांग्रेस अपना ऐसा रूप ले लेगी। जाहिर सी बात है विरोध ज्यादा हो रहा था। अब अंग्रेजों को लगा कि भैया विरोध ज्यादा होगा तो हमारे लिए दिक्कत है। अब विरोध कैसे कम कर सकते हैं कि कुछ लोगों को और शामिल करो विधान परिषदों में। अभी तक तो कुछ आदि लोग कर रहे थे। तो कांग्रेस के प्रेशर के कारण एक एक्ट लाया जाता है 1892 का भारत शासन अधिनियम, या भारत परिषद अधिनियम लिखेंगे, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 का। अब ये एक्ट टोटली कांग्रेस के प्रेशर के कारण ये एक्ट बनाया गया था। मतलब अभी जो गैर सरकारी सदस्य
अब उन्होंने बोला इनके लिए एक प्रणाली बनाओ, इनको लाओ, चुनाव के माध्यम से नहीं, चुनाव लिखा नहीं था, बस ये बोला था कि इनको लाया जाए, चुनाव लिखा नहीं था। और विधान परिषदों में यहाँ पर गैर सरकारी सदस्यों का जो परसेंटेज है 40% तक कर दिया था, मतलब 40% गैर सरकारी सदस्यों को लाया गया, यानी कि अब ज्यादा लोगों को विधान परिषद में भेज रहे हैं, ज्यादा लोग जाएंगे, ज्यादा क्षेत्रों से जाएंगे तो थोड़ा विरोध तो कम होगा। दूसरा, जो वित्त वाला मामला होता है, वित्त वाले मामले को आप बजट शब्द ज्यादा अच्छे से जानते हैं, बजट वाला बात होती है। अब बजट पर भी ये लोग प्रश्न पूछ सकते थे, बहस कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि 40 लोग हैं, 40% लोग अंदर हैं, तो जाहिर सी बात है कि जितना भी वित्तीय मामला होगा वहां पे सवाल उठाएंगे। हाँ, एक चीज याद रखिएगा, सवाल उठाना अलग है, मैंने आपसे सवाल पूछा वो बात अलग है, आप मेरा जवाब दो वो बात अलग है। यहां पर भारतीयों को सिर्फ प्रश्न पूछने का अधिकार मिला था, उसका जवाब मिले ना मिले वो कोई गारंटी नहीं थी। तो सिर्फ बजट पर, अब जाहिर सी बात है, आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो, सामने वाला जवाब ही नहीं दे रहा है, कुछ टाइम बाद आप पूछना खुद ही बंद कर दोगे, क्योंकि देखो ये 40% है, बहुमत नहीं है इनके पास, और ये सारी चीजें हो रही प्रांतीय स्तर पर, प्रांतों में जितनी विधानसभा है उस स्तर पर हो रही है कि ये लोग भी बजट पर बहस कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन बनता है कि बजट पर बहस करने का अधिकार किस अधिनियम के तहत मिलता है। आपको जो नॉर्मल याद रखना है, बजट पर बहस करने का अधिकार, प्रश्न पूछने का अधिकार, क्योंकि जो अंतिम फैसला होगा वो तो सचिव का ही होगा। अब जाहिर सी बात है, सचिव तो अंग्रेजों का है, आप कुछ भी हल्ला मचा लो, ठीक है। तो बजट पर बहस करने का अधिकार किस अधिनियम के तहत मिलता है आपको? 1892 के एक्ट के तहत मिलता है, बजट पर बहस करने का। नॉर्मल जो शब्दों में क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे, बजट पर बहस करने का अधिकार ये इस एक्ट के तहत, ठीक है। लेकिन अब कांग्रेस थोड़ी सी ज्यादा प्रभावशाली हो चुकी थी। अब उस कांग्रेस में पहले उदारवादी चरण अच्छे अच्छे लोग थे, लेकिन धीरे धीरे आ गए गर्म विचारधारा वाले लोग। मतलब थोड़े से विचारधारा का गर्म मतलब ये नहीं कि कहीं पे भी फैल जाते थे ये लोग, उनकी विचारधारा थी कि भैया ये मांगने की नीति हटाओ, सीधा अपना अधिकार से लो जो लेना है। दूसरी चीज कि अब थोड़ा भारतीय लोग शिक्षित भी होने लगे थे, आर्य समाज का बहुत बड़ा प्रभाव है शिक्षा के लिए, शिक्षित होने लगे थे। और शिक्षित होने से क्या होता है, आदमी जागरूक होता है अपने अधिकारों के लिए, शिक्षा है तो जागरूक रहेगा। तो यहां पर 1847 की क्रांति भी एक चीज हुई थी कि सभी लोगों ने एक साथ मिलकर, मतलब ऐसा नहीं था कि हिंदू कौन है मुस्लिम कौन है, ऐसा कुछ नहीं था। ये कहा गया कि भैया हिंदू और मुस्लिम तो क्या है, एक सजी दुल्हन की दो सुंदर आंखें, ऐसा कहा जाता था। मतलब इतने सहयोग में रहते थे, इतने साथ रहता था, इस घुले मिले रहते थे। अंग्रेजों को ये चीजें पता चल गई थी कि भैया अब अगर हमें लंबा राज करना है तो अब इनको आपस में लड़ाओ, यानी कि सांप्रदायिकता शुरू करो। अब सांप्रदायिकता कैसे शुरू की जा सकती है, उसके लिए वो एक अधिनियम लेके आते हैं, कौन सा? 1909 का भारत परिषद अधिनियम, जो एक अन्य नाम से फेमस हुआ। किस नाम से? मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार के नाम से फेमस हो जाता है, ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार। अब इसमें जो मार्ले रहते हैं वो रहते हैं भारत के सचिव, और मिंटो भारत के क्या रहते हैं? वायसराय, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीजें हुई देखिए। एक तो जो प्रांतीय विधान परिषद है, अभी तक वहां पे 40% लोग थे गैर सरकारी, इस बार उनका बहुमत हो गया, यानी कि अब वो ज्यादा हो गए, मतलब 50 से 60% के करीब। केंद्र की बात नहीं हो रही, सिर्फ प्रांतों की बात हो रही है। नेक्स्ट क्या हुआ कि अब देखो, अगर उनकी ज्यादा हो गई है संख्या, तो अब वो बजट पर बहस कर सकते हैं और उन सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन अब उनका सवाल का जवाब उनको मिलेगा, यानी कि बजट में अब उनका पूरा योगदान है। पहले तो सचिव की बात मानी जाएगी, भाई 100 लोग हैं, आप नॉर्मल 40 लोग हो, तो आप बहुमत से फैसला होना है, तो आपको इतना तो पता होगा कि भैया हमारा विरोध करने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन जब आपकी संख्या 50 से 60 हो गई, तब आपके वोट की वैल्यू है, आप एक साथ हो गए तो यहां पर गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत बढ़ जाता है 1909 के अधिनियम में। यानी कि अब
प्रश्न के साथ साथ उनको आंसर भी मिलेगा, यानी कि पूरे बजट के मामले में अब उनका पूरा हस्तक्षेप हो गया। लेकिन ये सब प्रांतीय स्तर पर हो रहा है। एक तो ये हुआ, गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत हो गया। ठीक है, क्या होता है इसमें, गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत हो जाता है। नेक्स्ट, पहले में क्या था, बहस कर सकते थे, प्रश्न पूछ सकते थे, लेकिन अब इसमें क्या हो गया है, अब उनके मतों का भी क्या है, पूरा पूरा इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक, यानी कि अब वो अपना भी क्या हिस्सा का मतलब क्या हो गया, अपने मत रख सकते हैं। दूसरी चीज, जो वायसराय की कार्यकारी परिषद हुआ करती थी, कितने सदस्य थे, 5 सदस्य थे। उस कार्यकारी परिषद में पहली बार एक भारतीय आदमी सम्मिलित होता है और उस व्यक्ति का नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में सम्मिलित होने वाला पहला भारतीय कौन रहता है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और ये क्या थे, कानून के जानकार, यानी कि विधि सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। ठीक है, विधि सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। तो गवर्नर की वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाला पहला भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रावधान इसमें किया, यानी कि सांप्रदायिकता जो आप शब्द यूज करते हो, उसका जो बीज बोया वो यहां पर बोती है ब्रिटिश सरकार। उन्होंने यहाँ पे मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन ही शुरू कर दिया। अब पृथक निर्वाचन क्या है, थोड़ा सा ये जान लो। देखो, आरक्षण और पृथक निर्वाचन अलग अलग चीजें। अब आरक्षण क्या है कि मान लीजिए कोई एक क्षेत्र है, इस क्षेत्र में बहुत सारे लोग होंगे, सामान्य वर्ग के होंगे, निम्न वर्ग के होंगे, उच्च वर्ग के होंगे, अलग अलग धर्म के हो सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर एक एससी सीट आ गई, जैसे गांव में आता है आपके, कई बार एससी सीट आती है प्रधान के लिए। उसमें प्रधान का चुनाव एक एससी व्यक्ति ही लड़ सकता है, लेकिन उसको वोट कौन दे सकता है, सारे लोग, यानी प्रतिनिधित्व करने का मौका सभी को मिलेगा, वोट देने का मौका सभी को मिलेगा। तो ऐसे ऐसे करके सीटें चेंज होती रहती है, कभी ओबीसी आती, कभी महिला आती है, कभी जनरल आती है, उसमें कोई समस्या नहीं है, वो आरक्षण है। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि इसमें एक ईसाई व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकता है, मान लो ये सीट मैंने घोषित कर दी, इसमें ईसाई व्यक्ति चुनाव लड़ेगा और ईसाई लोग ही वोट देंगे, तो इसमें रहने वाले हिंदू लोग, मुस्लिम लोग कहाँ जाएंगे भैया, वो तो इसी क्षेत्र में है ना। लेकिन यहां पर उनका वोट देने का अधिकार ही तो छिन गया। यहां पर ये इसको कहते हैं पृथक निर्वाचन क्षेत्र, उनको क्षेत्रीय अलग मिल गया। तो जाहिर सी बात है कि भैया यहाँ पे रहने वाला अन्य धर्म का व्यक्ति इससे चिढ़ने लग जाएगा और यहीं से शुरुआत हो जाएगी आपके सांप्रदायिकता की। यानी कि आप लड़ोगे ना भाई, तभी तो होगा, ये तुम्हारा धर्म है, ये मेरा धर्म है। पहले अगर सब साथ में तो कोई ऐसी चीजें नहीं होगी। इसीलिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था शुरू की। तो पृथक निर्वाचन क्लियर है क्या होगा इसमें, और यही आपका सांप्रदायिकता की शुरुआत हो जाती है यहाँ पे। इसलिए लॉर्ड मिंटो को क्या कहा जाता है, भारत में सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। लॉर्ड मिंटो को क्या कहेंगे, भारत में सांप्रदायिकता का जनक माना जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, लॉर्ड मिंटो भारत में सांप्रदायिकता के क्या है, जनक है। तो इसलिए 1909 का अधिनियम इसलिए रहा, ये प्रावधान इसमें किए। तो सबसे 2 चीजें आपको याद रखनी है इसमें, एक तो मुस्लिम वर्ग, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही बनते हैं आपके, और दूसरा गवर्नर जनरल की वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में कौन शामिल होता है, सत्येंद्र नाथ सिन्हा, पहला भारतीय शामिल होता है। ठीक है, इसके बाद भारत में गांधी जी का आगमन हो गया था, आंदोलन शुरू हो गए थे। ठीक है, तो अब अंग्रेजों ने नया प्लान बनाया कि किस तरीके से भारत को लंबे समय तक गुलाम रखा जा सके। ठीक है, भारत को लंबे समय तक गुलाम रखे जाने के उद्देश्य से वो फिर एक और एक्ट लेके आते हैं 1919 में। तो जाहिर सी बात है उसके प्रावधान भी वैसे किए होंगे कि भारत को हम गुलाम रख सके लंबे समय तक, क्योंकि अब आंदोलन बहुत ज्यादा होने लगे थे ना। तब आता है आपका 1919 का भारत परिषद अधिनियम, जिसको आप किस नाम से जानते हो, मॉन्टेग्यू
चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। अब इसमें मॉन्टेग्यू जी कौन थे? भारत के सचिव। और चेम्सफोर्ड कौन रहते हैं? भारत के वायसराय। तो इसमें क्या किया गया? इसमें प्रांतों में द्वैध शासन शुरू कर दिया। द्वैध शासन, ठीक है। अब प्रांतों में द्वैध शासन का मतलब क्या होगा? द्वैध शासन ऐसा समझिए कि मान लीजिए कि उत्तराखंड जहां हम हैं, यहाँ की एक सरकार है, विधानसभा है, ये कानून बना सकती है पूरे उत्तराखंड के लिए? बन सकता है ना कानून। विधानसभा ही तो यहाँ के लिए कानून बनाएगी, मतलब जो भी कानून बनाएगी उत्तराखंड के लिए ही बनाएगी। दूसरा, भारत की भी एक सरकार है, भारत की सरकार कोई कानून अगर लागू करती है तो भारत के सारे राज्यों के साथ साथ उत्तराखंड पे भी लागू होगा। यानी कि एक उत्तराखंड के लिए दो लोग कानून बना रहे हैं। एक ही उत्तराखंड है, कानून दो लोग बना रहे हैं। कौन? एक आपके क्या हो गई? भारत सरकार, एक आपका क्या हो गया? तो एक के लिए दो लोगों के द्वारा कानून बनाना, यानी कि एक पर दो लोग शासन कर रहे हैं, इसलिए इसे कहते हैं द्वैध शासन। द्वैध शासन क्लियर हो गया क्या हो गया? तो ये प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत किस अधिनियम में हो जाती है? प्रांतों में द्वैध शासन शुरू हो जाता है। और इस विचार को देने वाले, यानी कि इस थ्योरी को देने वाले जो व्यक्ति थे, उनका नाम था लियोनल कर्टिस। क्या नाम रहता है? लियोनल कर्टिस नाम रहता है। इसलिए लियोनल कर्टिस को प्रांतों में द्वैध शासन का जनक माना जाता है, यानी कि इस विचारधारा को देने वाला ये व्यक्ति रहता है। प्रांतों में द्वैध शासन विचारधारा किसने दी थी? लियोनल कर्टिस ने दी थी। अब द्वैध शासन क्या था? एक तो आपकी क्या हो गई? केंद्रीय विधान परिषद हो गई, गवर्नर जनरल या केंद्रीय विधान परिषद। एक हो गई प्रांतों की विधान परिषद, ठीक है। तो केंद्रीय में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वहां तो सरकारी लोग ही ज्यादा हैं। हो कह रहा है प्रांत में, क्योंकि गैर सरकारी सदस्य प्रांतों में ज्यादा है। अब प्रांतों के विषयों को दो भागों में बांट दिया। हम तो केंद्र में बांटते हैं विषयों को, यहाँ प्रांतों में विषयों को दो भागों में बांटा। जो प्रांतीय विधान परिषद है, यहाँ पे दो विषय बना दिए। एक विषय बना दिया आपका हस्तांतरित विषय, हस्तांतरित विषय बना दिए, और एक आपके आरक्षित विषय बना दिए। देखो, जो आपका केंद्रीय विधान परिषद है उसके पास तो पावर है, बनाएगा अपना, वो उसके सब्जेक्ट नहीं बटे हैं, बटे किसके? प्रांतों के। इसलिए प्रांतों में द्वैध शासन कहा जा रहा है इसे। अब देखो, हस्तांतरित विषय वो हो गए जैसे आपका शिक्षा, उद्योग, मनोरंजन, ये सब आपका किस में आ गया? हस्तांतरित विषयों में आ गया। यानी कि गवर्नर और प्रांतीय विधान परिषद इस पे कानून बना सकती थी। लेकिन अगर रक्षा, विदेश, ठीक है, संचार, इसकी बात करें, ये कानून बनाएगा कौन? केंद्र। वो आरक्षित विषय हो गए, इन विषयों पर केंद्र ही कानून बनाएगा। यानी कि प्रांतीय विषयों को ही इसमें दो भागों में बांट दिया। कितने? कौन कौन से? हस्तांतरित और आरक्षित, यानी ट्रांसफरेबल एंड रिजर्व सब्जेक्ट्स हो गए इसमें। तो इसलिए इसको क्या कह रहे हैं? प्रांतों में द्वैध शासन। केंद्र के विषय नहीं बटे, किसके विषय बटे? ये प्रांतों के विषय बटे। प्रांतों में उन लोगों के पास कुछ विषय थे, शिक्षा, उद्योग जैसे, ठीक है। बाकी सारे किसके पास हैं? आपके सेंटर के पास। एक इसलिए हुआ। अब जाहिर सी बात है कि भैया यहाँ पर अब विषय है, विषय पर कानून भी बनेंगे। दूसरी चीज कि अब आंदोलन ज्यादा हो रहे थे तो लोगों को चुनने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई, यानी कि चुनाव की शुरुआत हो जाती है। लेकिन चुनाव, जैसे हम कहते हैं ना कि भारत में हम जो भी 18 साल का हो गया उसको वोट देने का अधिकार है, लेकिन यहाँ पर सबको वोट देने का अधिकार नहीं मिला, सीमित मताधिकार रहा। अब किसको मिला होगा? आइडिया लगाइए। जाहिर सी बात है, पढ़े लिखे या अंग्रेजों के सपोर्टर को वोट देने का अधिकार मिला। तो अब उन पढ़े लिखों में महिलाएं भी हो सकती थी, इसलिए ये अधिनियम महिलाओं को मत देने के अधिकार के लिए भी जाना जाता है। तो महिलाओं को मत देने का अधिकार किस अधिनियम के तहत मिल गया? ठीक है। अब जो यहां पर प्रांतीय विधान परिषद है, ये कानून बना रही है अपनी। अब कानून बना रही तो इसका भी अपना बजट होगा,
केंद्र भी अपने स्तर पे काम कर रहा है, उसका भी अपना बजट होगा। इसलिए एक और चीज इसमें की गई कि केंद्र के बजट को राज्य के बजट से क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। केंद्र के बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया। दूसरी चीज, अंग्रेज रेलवे के लिए जाने जाते हैं। रेलवे का विस्तार हुआ था और सबसे ज्यादा विस्तार हम पढ़ते हैं कर्जन के टाइम पे हुआ था। तो जाहिर सी बात है भैया, रेल अपने आप में एक अलग सा विभाग है और बहुत टफ विभाग है। तो उन्होंने इस पर विचार करने के लिए एक कमेटी बना दी। कौन सी कमेटी बनाई थी आपके? ऑकवर्थ कमेटी। ठीक है, ऑकवर्थ कमेटी। अब बजट का सेशन चलता है, हमें पता है फरवरी में बजट रखा जाता है। अगर हम ये बोले कि हम नेक्स्ट बजट में ये कोई प्रावधान करेंगे, ABCD नाम का कोई प्रावधान करेंगे, बोल तो मैंने आज दिया, आज 2023 है, लेकिन बजट में वो प्रस्तुत होगा 2024 में। तो सेशन हम लेके चलते हैं क्या, 23-24 का। ठीक है, ऑकवर्थ कमेटी का गठन हुआ। ऑकवर्थ कमेटी ने एक सुझाव दिया कि जो रेल है, रेलवे का बजट अलग प्रस्तुत किया जाए। इसलिए 1924-25 के सेशन में 24 में बात हुई, 25 में पहली बार रेलवे बजट अलग प्रस्तुत किया गया। तो किस कमेटी की सिफारिश पे रेलवे बजट को आम बजट कहते हैं हम एक नॉर्मल भाषा में, किस कमेटी की सिफारिश पे आम बजट को रेलवे बजट से अलग किया गया था? कौन सी कमेटी रहती है आपके? ऑकवर्थ कमेटी रहती है। ठीक है, कौन सी कमेटी रहती है? ऑकवर्थ कमेटी रहती है। ठीक है, क्लियर है। और ये प्रथा आपके कितने सालों तक चली थी? 92 सालों तक ये प्रथा चलती है। रेल बजट आम बजट अलग अलग ही प्रस्तुत होता था। ठीक है, उसके बाद सीधा 2016 में 16-17 हमारे वित्त मंत्री रहते हैं यहाँ। कौन, क्या नाम था? अब तो उनकी देहांत हो चुका है, अरुण जेटली नाम रहता है। तो अरुण जेटली 2016-17 का जो सेशन रहता है, 2016 में बात हुई थी, 17 में 92 साल बाद रेल बजट और आम बजट एक साथ प्रस्तुत किया गया। तो अब रेल बजट को आम बजट से एक साथ प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, अब ये आपका होमवर्क है कि आपको ये बताना है, ठीक है, कि रेल बजट को आम बजट के एक साथ प्रस्तुत करने के लिए कौन सी समिति का गठन हुआ था। ये आप होमवर्क, ये आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, कमेंट भी कर देना, अगर आंसर मिल जाए तो कमेंट कर देना, ये उसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, कौन सी कमेटी की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट के एक साथ प्रस्तुत किया गया। ये तो क्लियर है कि भैया ऑकवर्थ कमेटी ने बोला था। ठीक है, वो बात का टॉपिक है, तो ये आप बताएंगे मुझे। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। तो एक, केंद्र बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया, दूसरा आम बजट को रेल बजट से अलग कर दिया। नेक्स्ट, जितने भी प्रशासनिक अधिकारी अभी तक थे, यानी कि जो एग्जाम देते थे, उस एग्जाम को देने के लिए कहाँ जाना पड़ता था? इंग्लैंड जाना पड़ता था। यानी कि प्रशासनिक पदों पर चुनने के लिए यहाँ पे कोई आयोग था नहीं, तो इसलिए उन्होंने बोला भैया एक आयोग यहाँ बनाओ। ठीक है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो हम अधिकारी चुनेंगे तो जाहिर सी बात है जो अधिकारी चुना जा रहा है वो अंग्रेजों का ही तो सपोर्टर होगा। इसलिए लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस अधिनियम में किया? इसमें लोक सेवा आयोग के गठन का क्या कर दिया? प्रावधान किया गया। और देखो इसमें बात की गई कि लोक सेवा आयोग को गठन किया जाएगा, और इसके लिए किस कमेटी को बनाया गया था? ली कमेटी या ली समिति का गठन हुआ था। ठीक है भाई, ये तो कानून है ना, इसमें तो अधिनियम है, इसमें तो बात की जा रही है। इसके लिए कौन सी कमेटी बनाई जा रही है? ली समिति। तो ली समिति की सिफारिश पर 1926 में क्या होता है? लोक सेवा आयोग का गठन होता है। तो लोक सेवा आयोग के गठन की सिफारिश किस समिति ने की थी? ठीक है, तो ये भी याद रखना, ली आयोग और ऑकवर्थ समिति का याद रखना। इसके अलावा एक और चीज होती थी कि पेपर देने हम कहां जा रहे थे? लंदन जा रहे थे। तो 1922 तक याद रखना कि 1922 में पहली बार इंडिया में जो एग्जाम हुआ लोक सेवा आयोग का, वो इलाहाबाद में होता है।
यानी कि 1922 तक हम लोग कहाँ जाते थे पेपर देने, लंदन जाते थे। लेकिन 1922 में पहली बार लंदन के साथ साथ इलाहाबाद में क्या होता है, एग्जाम होता है, ICS कहते थे उसमें, ठीक है। तो 1922 याद रहेगा, 1922 में भारत में पहली बार क्या होता है, सिविल सेवा का एग्जाम होता है। अभी तक जिनको बनना था, क्योंकि कॉस्टली था, ज्यादा लोग नहीं जा सकते थे, भाई पैसे वाला ही तो जाएगा इतने दूर, इसलिए हर किसी के रेंज में नहीं था। तो 1922 में क्या हो गया आपका, तो ये सारी चीजें इसमें हुई। नेक्स्ट, मुस्लिम जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया था, अब इसी को विस्तार करने का सोचा ब्रिटिशों ने, ठीक है, कि ताकि यहाँ के जो ये हिंदुत्व है या इस देश की अखंडता को तोड़ा जा सके। तोड़ने के कारण हम लंबे समय तक, क्योंकि आपस में लड़ते रहेंगे और हम अपना मजे से क्या करते रहेंगे, राज करते रहेंगे। तो पहले मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन की बात की थी, इसमें वो उन्होंने और वर्गों के लिए प्रावधान कर दिया। अब वो वर्ग कौन कौन से थे, एक थे आपके सिख, एक थे आपके ईसाई, एक थे आपके यूरोपीय, और एक रहते हैं आपके आंग्ल भारतीय यानी कि एंग्लो इंडियन। तो यूरोपियन क्रिश्चियन यानी कि ईसाई, सिख और आंग्ल भारतीय के लिए पृथक निर्वाचन का प्रावधान कौन से अधिनियम में हुआ, ठीक है। तो याद रखना, इस अधिनियम में इन 4 वर्गों के लिए यह प्रावधान कर दिया गया। तो ये सारे प्रावधान इस अधिनियम के तहत किए जाते हैं, ठीक है। और इस अधिनियम में एक बात लिखी जाती है कि आज से 10 साल के बाद एक वैधानिक एक आयोग का गठन होगा, जो हमने 1919 के अधिनियम में जो बात की है, यानी कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में जो सुधार किए हैं, सुधार कह रहे हैं वो लोग, इसकी जांच करने के लिए आएगा। तो इसी वजह से अब 1919 में गठन हुआ था या बना था, तो 1929 में बनना था, लेकिन वहाँ चुनाव थे। अब चुनाव में बात यही होती है कि दूसरी पार्टी जो आपके सत्ता में पार्टी है उस पर यही आरोप लगाती कि तुमने जो जो वादे किए थे वो पूरे किए नहीं, इसलिए लास्ट के टाइम पे सरकार ज्यादा काम करती है। रीजन है कि दूसरी पार्टी को मौका नहीं मिले हमें ये सब बोलने का, इसलिए उन्होंने फटाफट, क्योंकि ये वादा किया था इसमें, इसलिए फटाफट क्या करते हैं, वो एक आयोग का गठन करते हैं। वो 1927 में ही कर देते हैं, और उसको आयोग को क्या कहा गया, द स्टेटरी इंडियन कमीशन, ठीक है, या नॉर्मल लैंग्वेज में आप क्या कहते हो, साइमन आयोग कहते हैं। तो इसलिए साइमन आयोग का गठन होता है, साइमन आयोग। तो देखो साइमन आयोग का गठन होता है लंदन में ही होता है, 1927 में हो जाता है नवंबर में। अब जैसे इसका गठन होता है तो एक समस्या पैदा हो जाती है। अब ये भारत में आ रहा है सुधारों की जांच के लिए। इसमें जो सदस्य थे, 7 सदस्य रहते हैं इसमें, और 7 के साथ क्या थे, ब्रिटिश थे। अब भारत के सुधारों की जांच करने के लिए रहा, तो भारतीयों ने ये एलिगेशन लगाना शुरू कर दिया कि भैया तुम्हारा सुधार, तुम्हारा ही आयोग, और उसमें तुम्हारे ही लोग, आप सुधार अच्छे हो या खराब हो, ये तो नहीं करेगा कि हम लोगों ने गलत कानून बनाया है, तो कहां से भारत की सही तरीके से जांच हो पाएगी। इसलिए साइमन कमीशन का विरोध होता है। तो कांग्रेस का अधिवेशन होता था दिसंबर में, तो नवंबर में इसका गठन होता है। कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है 9 दिसंबर 1927 में। कहाँ होता है यह अधिवेशन, मद्रास में। और अध्यक्षता कौन करते हैं इसके, अंसारी जी। इसमें कांग्रेस के मंच से प्रस्ताव पारित हो जाता है कि हम साइमन कमीशन का विरोध करेंगे। अब देखो, विरोध करने का सबसे अच्छा तरीका, जब भी आप मार्च या आंदोलन या रैली निकाल रहे होते हैं तो उसमें नारे बड़े चल रहे होते हैं, नारे बड़ा यूनिक बना देते हैं उस आंदोलन को। इसमें भी नारे लिखे जाने थे, तो बहुत सारे नारे लिखे गए। लास्ट में एक नारा सेलेक्ट हुआ, गांधी जी कर रहे थे ना सेलेक्ट, एक नारा तो बड़ा लंबा लिखा था, लेकिन नारे गांधी जी ने काट फाट के थोड़ा सा रहने दिया। वो नारा था साइमन गो बैक। और उस सेलेक्ट करने वाले, मतलब गांधी ने बोला हाँ ठीक है ये नारा चल जाएगा, और उस नारे को लिखने वाले, उनका नाम याद रखना, मेहर अली। तो इसमें नारा कौन सा लगा, साइमन गो बैक, ठीक है। उस नारे को लिखा या गढ़ा किसने था, मेहर अली ने गढ़ा। तो अब जब कांग्रेस ने बोल दिया कि विरोध होगा, तो पूरे भारत में विरोध होगा, तो पूरे भारत में विरोध भी होता है इसका। भारत पहुंचता है ये फरवरी 1928 में। देखो साइमन कमीशन गठन कब हो रहा है, भारत पहुंच कब रहा है,
1928 में। और इसका विरोध हुआ, लेकिन विरोध के बाद भी, क्योंकि इसके अध्यक्ष साइमन जी रहते हैं, 7 लोग टोटल थे, ये सारे अंग्रेज हैं, उसके विरोध के बाद भी ये लोग क्या हुए, पूरा घूमे, इन्होंने अपनी रिपोर्ट बनाई और साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी, 1930 में सौंपी थी। ठीक है, तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट। दूसरा, 3 गोलमेज सम्मेलन के बाद एक नया अधिनियम लाया जाता है 1935 का भारत शासन अधिनियम, जो हम नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे।